कभी कभी ख्याल तो आता होगा दिमाग में कि मजाक मजाक में बहुत दूर चले आए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इन ऊटपटांग बातों पर ख्याल थोड़ी आएगा मेरा। मेरा ख्याल तो बड़ी बातों पर आता है। क्या है बड़ी बात? मेरी लुगाई आज मेरे से ठीक बर्ताव करेगी कि नहीं करेगी, उसको मैं किस तरह खुश रख सकूं, उसी में पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। इस पे हम बात करेंगे आज विस्तार से, लेकिन कुछ याद होगा कि पहली कविता कब लिखी थी? मेरा मानना है कि मैं अतीत की बातें जो नपुंसक की पीढ़ी करती है, बहादुर कौमें आगे की सोचती हैं। जो बीत गया सो बीत गया, आगे क्या करना ये सोचना चाहिए। हम सब लोग अतीत का गुणगान करते रहते हैं। हमारे यहाँ बुद्ध थे, हमारे यहाँ महावीर थे, हमारे यहाँ राम थे, कृष्ण थे। हम क्या हैं, इस पर सोचना चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी हमारा भी नाम ले सके। कब तक हम अतीत के इन महापुरुषों के बारे में अपने मुल्क को महान बनाते रहेंगे? कभी अपना भी तो महान बनना सीखो ना, ताकि आने वाले बच्चे आपके बारे में बात कर सकें। क्या बात है। लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हम हिसाब किताब लगा रहे थे तो पता चला 1966 के आसपास आपने पहला कवि सम्मेलन या पहली कविता लिखी थी। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको सुनने वाली एक जनरेशन जो है वो अब सठिया चुकी है, 60 साल हो चुके हैं। हाँ, 60 साल तो हो गए मुझे मंच पर। वैसे पहली कविता तो आज तक नहीं लिखी। जब तुलसीदास जी जैसे लोग ये कह दे मैंने कुछ नहीं लिखा, तो हमारी क्या औकात है जब हम क्या हमने कविता लिखी। बहुत बड़ी चीज़ है कविता, भाई इसमें तो कोई शक नहीं सर। और हम अपने नाम के आगे कवि लगाएं, ये लगाएं, बहुत अच्छा नहीं लगता उस बात को कहने में। उन्होंने कभी घमंड नहीं किया हमने कविता लिखी, मैं किस बात पर घमंड करूं। हम उनके नखून को छू भी सकें तो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये थोड़ा फीलिंग ऑफ प्राइड आती है कि बेटा आपको इंस्टाग्राम पे सुन रहा है, पिता आपके कैसेट ला करके सुना करता था, और दादा लाल किले के कवि सम्मेलन बैठ के सुनता था आपको। 3 जनरेशन जो है वो आपकी फ़ैन है। ये बहुत बड़ा फ़ैन बेस है, लेकिन थोड़ा सा वो फिर ये बातें सोचूंगा तो अंदर घमंड आ जाएगा, और जब घमंड आपके अंदर आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लिख पाते आप अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगते हैं। मुझे लोग हास्य सम्राट कहते हैं, जबकि मैं हास्य का चपरासी हूँ। सम्राट बनने की कोशिश जारी है। अगर मैं खुद को कहूँगा कि मैं एवरेस्ट पर बैठा हूँ तो आगे बढ़ने की संभावनाएं ख़त्म हो जाएंगी। हमारा मुल्क महान है, हम ही तो कहते हैं, दूसरा थोड़ी कहेगा। हम ये सोचें कि हम पिछड़े हुए हैं तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। जब हम अपने आप को महान बने कहेंगे तो हमारे ऊपर उठने की संभावनाएं ख़त्म कर देते, संघर्ष ख़त्म कर देते। तो मेरा मानना है कि हम ये सोचें कि हम धरती पर हैं, आकाश छूने की कल्पना हमारी है, उसको छूने की कोशिश करें ताकि निरंतर चलते रहने की परंपरा जारी रहे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी हास्य कवि से नहीं, किसी फिलोसोफर से बात कर रहा हूँ आपकी बातें सुन के आज। लेकिन ये फिलॉसफी भी ज़रूरी होती है किसी भी जिंदगी हास्य में। कवि। मैं ये नहीं सोचता कि मेरा मकसद हंसाना नहीं है, किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सार्थक होता है। क्या बात है। हरियाणा से आते हैं सर आप। हाँ। तो एक ये नेचुरल ह्यूमर हरियाणा के लोगों में होता ही है, उसका भी फ़ायदा मिला आपको? हाँ, फ़ायदा तो मिला, क्योंकि हरियाणा से अगर पैदा ही हुआ, बस सिर्फ 4-5 साल ही रहा हरियाणा में। पर यह था कि स्कूल की छुट्टी होते ही 2 महीने की, नेक्स्ट डे ही मुझे अपने गांव जाने की इच्छा होती थी कि वहाँ जाऊँ मैं। तो आप रहे ज़्यादातर कहाँ? ज़्यादातर बचपन आपका कहाँ दिल्ली बीता? रहा। दिल्ली में ही। लेकिन वहाँ का पानी तो पिया होगा सर, एक ह्यूमर तो हरियाणा का है ही वहाँ के ह्यूमर तो पानी हर में। व्यक्ति के अंदर है, हम्म। हर व्यक्ति ह्यूमर है, जबकि अगर कुंठित नहीं हो, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो। हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसलिए हमारा हाथ से मर चुका। मुझे मेरी 2 कारें सुख नहीं देती, मुझे मेरे सगे भाई की 4 कारें तकलीफ देती, इसलिए हाथ से कहाँ से पैदा होगा।
पड़ोसी का सुख मेरा सुख होना चाहिए। अब पड़ोसी का सुख मेरा दुख होने लगे तो हाथ से हर एक आदमी हाथ से लिख सकता है, कुंठाएं ख़त्म कर ले बस। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि हरियाणा का आदमी तो वैसे भी उसके आसपास इतना ह्यूमर है, इतना ऑब्जर्वेशन है कि इसलिए कि हमारी इच्छाएं जो हैं सीमित हैं। हम्म। वो हरियाणा में एक आदमी वो करके खा रहा था, किसी ने क्या कहा, क्या खा रहा है, बड़े गुड़ और रोटी खा रहा हूँ। बोले ना हाथ में गुड़ है हम्म। ना रोटी है, हम्म। फिर क्या खा रहा है? बोले भाई कल्पना कर ली। बोले कल्पना तो तू हलवे पूरी की भी कर सकता था, गुड़ रोटी की क्योंकि? बोले कर तो लेता लेकिन पचाता कौन, तेरा बाप। हम तो कल्पना में भी ऊंची नहीं सोचते। आप मैंने बड़े शुरुआती दौर में जब आपके वीडियोस देखे, जो कैसेट्स में मैंने आपको बचपन में देखा, तो बड़े आप बाप बेटे के रिश्ते पे बड़ी कुछ कहानियाँ, बहुत सारे लतीफ़े, बहुत सारी कविताएं बनाते थे कि हरियाणा में बाप बेटे का रिश्ता क्या होता है। कुछ कुछ उदाहरण कोई याद आ रहा है आपको जो शुरुआती अब याद नहीं आ रहा, लेकिन बाप बेटे का, क्योंकि हमारे यहाँ यही है ना, जैसे मेरे पिता ने मेरी कविता ही नहीं सुनी कभी, नहीं सुनी? ना मैं सुना सकता कि बाप बैठे हंसी की बात कैसे कर लूँगा, हिम्मत ही नहीं। फादर अगर मुझे बुला करके 5 मिनट में छुट्टी कर दें तो मैं समझता था आज बहुत बच गए। बच गए। या किसी दिन उन्होंने कह दिया आप कहाँ थे, तब समझता था अब खाल रची जाएगी तेरी। तो तू तड़ाक करके बात होती तो इसका मतलब संबंध ठीक चल रहे। मेरे बच्चों की भी यही, मैं अगर उनको कोई काम होगा तो आएंगे, और मैं बुला लूँगा तो उन्हें पता नहीं पापा क्या बात कर रहे हैं, क्या जवाब दें, तो बहुत सोच समझ करके आते हैं। और मेरे ग्रैंडसन भी ऐसा है। तो ऐसा क्यों सर? ये तो अब तो ये ज़माना है कि बाप बेटे साथ बैठ के हंसे। मुझे तो पुरानी आदत है ना, मेरे बच्चों में भी वही आदत पड़ गई, पोते में भी वही है। वो अपने फादर और मदर के साथ सब हिल मिल कर बहुत हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जहाँ मैं गया नहीं वहाँ उनका स्टॉप लग जाता है। मुझे पता नहीं कि ठीक है कि नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि एक दूरी, इज्जत की जो दहशत है वो सबसे बड़ी दहशत होती है। लेकिन ये दहशत पहले पार्लियामेंट में नेहरू जी के खिलाफ कोई हाथ भी खड़ा करता था, उनकी आंख मिली रहे हाथ नीचे हो जाता था। को इज्जत की दहशत थी। लेकिन ये लिहाज और दहशत, ये दो अलग अलग धाराएं हैं। दहशत क्यों लिहाज जरूरी समझ है? लो, दहशत का एक पर्यायवाची उस समय की बात कर लो। तब तो यही समझते थे, हाथ में कभी पिता के साथ ड्रिंक करते थे ना, कोई किया आप कभी? जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये जनरेशन तो साथ ले रहे हैं, कुछ में क्या। मेरा बेटा मेरे साथ लेता है पार्टी में, हो तो एक ही पार्टी में हम दोनों गए हुए हैं, अब वो ले रहा है तो वो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, पर मुझे तो मालूम है वो ले रहा है। लेकिन हमारे टाइम में तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो जब आपने अपने पिता से ये बताया कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मुझे हाथ से कविता करनी है, तो कुटाई नहीं हुई घर वो पे? चाहते भी नहीं थे नौकरी करो। तो मेरा आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का काम था पिता का, उसी को संभालता था। तो नौकरी का तो कभी भी कल्पना नहीं की। इसलिए मैं कभी भी कॉलेज के अंदर जो भी इम्तिहान देता था, मेरा एक ही काम था कि किसी तरह से 50% या 45% के नंबर आ जाएं बस। इससे ज़्यादा माथा फोड़ी नहीं करनी है। बस 3 सवाल के जवाब दिए, चलो उठ गए। मुझे लिखने में सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा होती है, सबसे ज़्यादा आलसी आदमी लिखने में आपको? लिखने में। जो भी कुछ लेख लिखे, किसी पहले वेद प्रकाश एक कविता उसको बोलकर लिखवा देता था। अब चिराग जैन आ जाता है, मैं बोलता हूँ वो लिख लेता है, और नहीं तो मैं लिख ही नहीं सकता। क्यों? ऐसा क्यों? आलस है। और हाथ में थाली में दूरी होती ना ज़्यादा, तो मैं भूखा ही मर जाता। इतना आलस रहता मुझे। स्कूल जाता था, मुश्किल से 500 गज होगा,
तो भी इच्छा रहती थी साइकिल लेकर के जाऊं। क्यों चलना पैदल बेकार में? क्यों सर? शुरू से आदत ही नहीं थी और आज भी नहीं चल पाता मैं। बस इतना चल लूँ ये बहुत है कि गेट के दरवाजे से गाड़ी के दरवाजे तक चल लेता हूँ। ये क्या कम एहसान है मेरा? तो ये डॉक्टर आपसे कहते नहीं है कि थोड़ा मॉर्निंग वॉक किया करिए, थोड़ा सा वर्जिश किया करिए? हाँ, तो मेरा 40 साल 30-35 साल से उतना ही वजन है बिगर मॉर्निंग वॉक के। तो लेकिन वजन के अलावा भी तो वर्जिश तो जरूरी है ना? अभी 80 साल तक तो 81 साल का हो गया, इतना तो काम चल गया ना। फिर काहे को बेकार वैज्ञानिकों ने कार बनाई, हवाई जहाज बनाई, इसलिए बनाए थे कि हम पैदल चलेंगे। हैं? सारे आविष्कार ही खत्म हो जाते, हर आदमी पैदल चलने लग जाता। अब ये नई जनरेशन आपको सुन रही होगी, वो सोचेगी। हाँ, कईयों ने जिम जाना बंद कर दिया, पर मेरे परिवार के सारे लोग जिम जा रहे। तो आप घर में नहीं समझा पा रहे हैं? नहीं समझा पा रहे ना, क्योंकि पैसे मेरे लग रहे हैं, उनका थोड़ी लग रहे। वैसे पिता से कभी ये कुटाई हुई बचपन में? नहीं, मुझे नहीं ध्यान पिता ने कभी मारा मुझे। जब ये बोला था कि मैं वैद्य का काम नहीं करूंगा, ये दवाइयों का काम नहीं करूंगा, और मैंने कभी कहा ही नहीं उनको। मैं तो जब 10 साल की उम्र में था, 5 से नहीं 10 12 13 14 साल की उम्र में, तो पिताजी कहते थे स्कूल के बाद सीधे वहाँ जाना कारखाने में। वो कारखाना भी था, ऑफिस था। मैं क्या करूँ, काम की कमी है। बोतल साफ कर लियो, गोली बना लियो, पुड़िया बांध लियो, ये कम काम है। उन्होंने कभी मुझे खाली नहीं बैठे। हायर सेकेंडरी पास की बैग हाथ में दे दिया कि इन शहरों में चले जाना, दवाई की ऑर्डर बुक कर लेना और पेमेंट ले लेना, और इस धर्मशाला में रुक जाना, और इस जगह खाना खा लेना जहाँ बगैर प्याज लहसुन का मिलता है, और चाय पीनी है तो पूछ लेना अंडा है क्या तुम्हारे यहाँ, अगर है तो चाय नहीं पीनी। मैं आज तक प्याज लहसुन नहीं खाया। नहीं खाया आप? ना। तो उसका कोई धार्मिक रीज़न है? धार्मिक नहीं, अच्छा नहीं लगता, घर में बनता ही नहीं था। स्वाद नहीं है उसका? स्वाद मुझे पसंद। और वैसे भी प्याज किसी भी सब्जी में डाल दो, उस सब्जी का स्वाद खत्म करती, अपनी स्मेल पैदा कर देती। जो ओरिजिनल को मार दे, ऐसी चीज़ को क्या लेना। जो आपकी हर बात में एक दर्शन दिखाई दे रहा है। तो अपने तो इसीलिए नहीं कभी। तो आप खुद को अच्छा पिता मानते हैं? पिता अच्छे हैं आप? ये तो बच्चे बताएंगे ना। मेरा पिता बहुत अच्छा था, उसने मुझे कभी खाली नहीं बैठने दिया। 8-9 साल की उम्र से लेकर के जब तक कॉलेज गया, कॉलेज के बाद फिर अब ये कभी सम्मेलन में खाली नहीं बैठने दिया। खाली नहीं बैठना। आपके पिता वैसे किसी कवि सम्मेलन में आए, श्रोता बने आपके? मैं सवाल ही पैदा, मैं सुना दूं कविता भाग रहा है वो? सुना ही नहीं उन्होंने? कभी नहीं। कैसेट पे तो सुना होगा? उसमें सुना होगा, टीवी पर सुना होगा, वैसे नहीं। तो पति कैसे हैं आप? वो पत्नी के मुकाबले में तो करें, इससे घटिया पति हो नहीं सकता और इससे अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर आपको नंबर देने हो तो आप पति की कैटेगरी में अपने आप को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 0। तो आप खुद ही 0 देंगे? क्यों आप अच्छे पति नहीं? आपको क्यों लगता है कि आप अच्छे पति नहीं हैं? क्योंकि हर एक पत्नी को लगता है ये कि उसका पति अच्छा नहीं है, लेकिन कह नहीं पा रही। मैं अपने आप कह रहूँगा तो 0 से कम नंबर तो दे नहीं सकती वो। मैं खुद ही कह देता हूँ। अपने आप को बड़ा क्यों आंको? हम तो खुद ही कॉपी देते हैं, खुद ही जांचते हैं, खुद ही एग्जामिनर बनते हैं, खुद ही पेपर सेट करते हैं, खुद ही अपनी कापियाँ जांचते हैं। ज़िंदगी भर अपनी कापी खुद मत जांचो और उसमें बड़े रिलैक्स होकर के मार्क्स देते हैं। नहीं यार, इतने कम है। मैं पहले से ही अपने आप को 0 देता हूँ, तो पत्नी एक आध तो देगी ना, तो पास तो हो ही जाऊँगा मैं। क्यों बनाई ये छवि, ये दुखियारे पति की छवि आपने? आप मंचों में दशकों से ऐसा लगा कि भाई सुरेंद्र शर्मा से दुखियारा पति नहीं है। हाँ, क्यों बनाई ये छवि? मंचों को नहीं लगेगा तो फिर पेमेंट कहाँ से मिलेगा मुझे? पेमेंट इसी बात का तो मिलता है, मैं सीरियस रहता हूँ।
जिस दिन हंस दूंगा पेमेंट आधा कर देगी पब्लिक। तो ये हम एक ही तो दिक्कत है, हमें किसी दूसरे की हंसी अच्छी नहीं लगती। हमें लगा था पूरी दुनिया रोती रहे और हम हंसते रहे। इसलिए कभी जिंदगी में मैं एक ही बात कहता हूँ, सुख व्यक्तिगत मत करो, सुख सार्वजनिक करो, दुख व्यक्तिगत कर लो। क्या बात है। हम लोग दुख को सार्वजनिक कर देते हैं और सुख को व्यक्तिगत मान लेते हैं। कभी ये प्रॉब्लम आई आपके साथ कि आप कहीं पत्नी के साथ कहीं मॉल में हो, कहीं घूम रहे हो, कहीं छुट्टी पे हो और कोई आ गया आपके पास कि भाई साहब आप तो यहाँ बहुत हंस रहे हैं, मंच पे तो आप क्या बता रहे थे हमको? तो ऐसा कभी पत्नी भी याद नहीं मैं कब उसके साथ गया हूँ। छुट्टी पे नहीं गए कभी आप? हाँ ना। घर में तो हंसी बोलचाल होता होगा। नहीं, ऐसा है, मेरा बहुत ही अच्छा फार्मूला है पति पत्नी में। घर तभी अच्छा रहेगा, लड़ाई तभी नहीं होगी जब वो उठती है उससे पहले मैं घर से बाहर निकल जाता हूँ, जब वो सोती है उसके बाद घर में आ जाता हूँ, कभी झगड़ा हो ही नहीं पाता। कौन सी कविता की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है आपकी जब ये पति पत्नी के रिश्ते पे जब आप सुनाते हैं? कोई ऐसी है जो दशकों से चली आ रही हो, हर मंच पे खड़े हो जाएंगे तो लोग बोलते हैं भाई साहब एक बार? अब तो कुछ अलग ही पढ़ने लग गया ना मैं। हाँ, अब तो आपने बदल दी विधा। फिलॉसफी। हाँ, और लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ कि वो 70 के दशक के सुरेंद्र शर्मा, 80 के दशक के तब एक सुरेंद्र, कालूवाड़ी कविता थी, तो एक बार अगर आप थोड़ा सा कुछ वो इतनी याद नहीं मुझे, जो आपको याद हो। 4 पंक्ति हैं। एक, हमने अपनी पत्नी से कहा, तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इसका अर्थ समझती है समझाएं। पत्नी बोली, इसके अर्थ बिल्कुल ही साफ हैं, इसमें एक जगह मैं हूँ, 4 जगह आप हैं। ये काफ़ी बहुत पॉपुलर हुई आपकी। पॉपुलर हुई कविता।